5 साल की खुशी अपने घर की मेड सावित्री के साथ शाम को पार्क में खेल रही थी। उसको देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत ही अमीर घर की हो। कुछ देर तक खेलने के बाद सावित्री ने उससे कहा, चलो खुशी बेटा, घर चलते हैं। सावित्री ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों घर की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी खुशी की नज़र सड़क के किनारे लगे एक खिलौने की दुकान पर गई। उसे एक बड़ा सा टेडी बियर दिखा। वो सावित्री से बोली, आंटी मुझे वो टेडी बियर दिला दो ना। बेटा, कल तुम्हारी मम्मी की छुट्टी है, वो कल तुम्हें दिला देगी। सावित्री ने उसे समझाते हुए कहा, पर खुशी नहीं मानी। नहीं आंटी, मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी ला कर दो, नहीं तो मुझे घर नहीं जाना। कहते हुए वो वहीं सड़क पर बैठ गई। सावित्री उसे चलने को कहती रही, पर खुशी अपनी जिद पर अड़ी रही और रोने लगी। ये देख सावित्री को गुस्सा आने लगा। वो बड़बड़ाते हुए बोली, दीदी ने भी ना इसे बहुत ज़्यादा बिगाड़ रखा है। बहुत ही जिद्दी हो गई है ये लड़की, अब मुझसे संभलती भी नहीं है। उसने कहा, रुक अभी तेरी मम्मी को फ़ोन लगाकर कहती हूँ। बड़बड़ाते हुए सावित्री ने खुशी की माँ सुमन को फ़ोन लगा दिया और बोली, दीदी आपकी बेटी बहुत जिद्दी कर रही है, उसे टेडी बियर चाहिए। बीच सड़क पर ही बैठ गई है और घर भी नहीं आ रही, अब बताओ क्या करूं। तो सुमन ने कहा, सावित्री ऐसा करो, उसे टेडी बियर दिला दो। तुम्हारे पास पैसे तो हैं ना? हाँ दीदी, पैसे तो हैं, पर कितने का आएगा, पूछती हूँ दुकानदार से। ठीक है सावित्री, कुछ देर में मैं भी ऑफिस से निकलती हूँ, कहकर सुमन ने फ़ोन रख दिया। तो सावित्री ने दुकान में बैठी एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा जी ये टेडी बियर कितने का है? रुको बेटा, मालिक से पूछकर बताती हूँ, कहते हुए वो बूढ़ी औरत अंदर जाने लगी। तभी दुकान के मालिक ने आकर 500 रुपये बता दिए। तो सावित्री ने अपने पर्स में रुपए देखे तो 500 रुपये मिल गए। उसने दुकान वाले को पैसे दिए और टेडी बियर खरीद लिया। लेकिन अब टेडी बियर बड़ा होने के कारण उसे समझ नहीं आ रहा था कि टेडी बियर उठाए या खुशी को गोद में उठाए। इसलिए वो दुकानदार से बोली, भाई साहब यहाँ पास ही में मेरा घर है, क्या आप इसको घर तक पहुँचा देंगे? तो दुकान मालिक ने उस बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा जी आप इनके साथ जाकर ये टेडी बियर रखवा कर आ जाओ। तो वो बूढ़ी महिला सावित्री के साथ चली गई। घर पहुंचकर टेडी बियर सावित्री को देने के बाद बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी एक गिलास पानी मिलेगा? तो सावित्री बोली, आप बाहर लॉन में बैठो, मैं लेकर आती हूँ। पानी पीने के बाद बूढ़ी औरत जैसे ही जाने लगी तो उसे चक्कर आने लगे। ये देख सावित्री ने कहा, अम्मा जी आप कुछ देर के लिए यहीं बैठकर आराम कर लीजिए, कहकर वो अपने काम में लग गई। तभी खुशी बाहर आकर उस बूढ़ी महिला के पास बैठकर खेलने लगी। उसको खेलते देख वो अम्मा जी भी सब कुछ भूलकर उसके साथ खेलने लगी। तभी कुछ देर बाद ही खुशी की माँ सुमन ऑफिस से घर लौटी तो खुशी को उस बूढ़ी महिला के साथ खेलते देख अपने घर की मेड सावित्री से पूछा, सावित्री ये अम्मा कौन है और यहाँ क्यों बैठी हैं? दीदी वो ये टेडी बियर की दुकान में काम करती हैं, मेरे साथ घर पर टेडी बियर रखवाने के लिए आई थी, उसे चक्कर आ गए तो यहीं बैठ गई। फिर खुशी भी उनके साथ जाकर खेलने लगी, मैं अभी उसे जाने के लिए कहती हूँ, कहते हुए सावित्री बाहर लॉन की तरफ जाने लगी। तभी सुमन ने कहा, अच्छा सुनो, अगर वो औरत भूखी हो तो उसे कुछ खाने को दे दो, फिर उसे जाने को कह देना, तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ। कहते हुए सुमन अपने कमरे में चली गई। तभी सावित्री ने बाहर आकर उस अम्मा से कहा, अम्मा जी कुछ खाओगी? हाँ बेटी कुछ दे दो, सुबह से कुछ नहीं खाया है, अम्मा जी ने कहा। तो सावित्री ने अंदर जाकर उसे खाना लाकर दे दिया। इधर सुमन अपने कमरे में जाकर अम्मा की गरीबी देख अपने अतीत के बारे में सोचने लगी कि वो भी कैसे माँ बाप के गुजरने के बाद गरीबी में भैया भाभी के साथ नौकरानी की तरह रही और साथ ही पढ़ाई में अच्छी होने के कारण स्कॉलरशिप मिली, उससे अपनी पढ़ाई पूरी की। जब कॉलेज में पढ़ने गई तो विकास से उसकी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई
उन्हें पता ही न चला। कॉलेज पूरी होते ही विकास एक कोचिंग में पढ़ाने लगा और कुछ दिनों बाद ही सुनील और सुमन ने मंदिर में साधारण तरीके से शादी कर ली। सुमन के भाई भाभी तो यही चाहते थे कि उन्हें बहन की शादी ना करनी पड़े। सुमन से पीछा छुटाकर वो भी खुश थे। लेकिन इधर सुमन की सास विमला जी का व्यवहार सुमन के साथ अपने बेटे विकास के सामने तो अच्छा रहता, और जब विकास घर पर नहीं रहता तो उसे कुछ ना कुछ सुनाती रहती। सुमन जब विकास से कहती कि माँ मुझसे नाराज़ रहती है, तो विकास भी कह देता कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, तुम यूँ ही सोच रही हो। विकास की बात सुनकर सुमन भी चुप रह गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से दोनों माँ बेटे में झगड़ा हो। इसलिए अब उसने विकास से कुछ भी कहना बंद कर दिया और सास की बात अनसुनी कर फिर से स्कूल में पढ़ाने लगी, ताकि घर में दो पैसे भी आए और सास के तानों से भी बच सके। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक दिन विकास ऑफिस से जल्दी घर आने के लिए निकला तो सोचा सुमन को भी साथ लेकर चलूं। स्कूल के सामने पहुंचा तो देखा कि सुमन स्कूल के गेट पर एक आदमी से बात कर रही थी। उसका उस आदमी के साथ बात करना विकास को अच्छा नहीं लगा। सुमन के पास आते ही उसने कहा, कौन था वो आदमी? तो सुमन ने बड़े ही सरल तरीके से जवाब दिया, वो नीरज हैं, साइंस के नए टीचर आए हैं। ये सुन विकास ने कुछ नहीं कहा और सुमन को लेकर घर आ गया। लेकिन उसी दिन से विकास के मन में नीरज और सुमन को लेकर शक का बीज अंकुरित हो गया था। एक दिन स्कूल से पिकनिक पर गए तो रात को आने में देर हो गई, तो विकास ने सुमन से कहा कि मैं लेने आ जाऊंगा। तो सुमन बोली, किस लिए सर्दी में परेशान होना, मेरी एक सहेली भी आएगी तो हम दोनों ऑटो से आ जाएंगी। पर जब वो ऑटो के लिए स्कूल के गेट पर खड़ी थी, तभी नीरज वहां आ गया और बोला, चलो मैं छोड़ देता हूँ, तुम दोनों का घर मेरे रास्ते में ही आता है। सुमन ने मना भी किया, लेकिन उसकी सहेली ने कहा, चलो घर ही तो चलना है, इनके साथ चल देते हैं। तो सुमन भी कार में आकर बैठ गई। लेकिन जब घर के सामने उतरी तो विकास ने उसे कार से उतरते हुए देख लिया। ये देख विकास का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जैसे ही सुमन कमरे में गई तो विकास गुस्से से बोला, जब मैं तुम्हें लेने आ रहा था तो मना कर दिया, और अब उस नीरज के साथ आ रही हो। वैसे चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? ये सुन सुमन ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो विकास? तुम्हें अपने प्यार पर विश्वास नहीं है क्या? तुम मेरे चरित्र पर शक कर रहे हो। वो मेरे सहकर्मी हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो इस तरफ आ रहा था, इसलिए मैं भी उसके साथ आ गई, और मैंने तो मना भी किया था, लेकिन वो मेरी सहेली है पुनीता, उसने जिद की तो अब मना भी नहीं कर सकती थी ना। अच्छा, मुझे तो बड़ा जल्दी मना कर दिया, विकास ने गुस्से से कहा। तो सुमन बोली, विकास, मैंने तुम्हारी भलाई के लिए मना किया था कि सर्दी में परेशान होंगे, मेरी सहेली साथ में थी तो सोचा दोनों ऑटो से आ जाएंगी। विकास ने उसकी बात अनसुनी कर दी और चुपचाप सो गया। बाहर खड़ी विमला जी बेटे बहू में झगड़ा देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। खैर सुमन भी चुपचाप जाकर सो गई। अगले दिन दोनों में झगड़ा भी शांत हो गया था। लेकिन फिर एक दिन शाम को जब सुमन घर आई तो विकास ने पूछा, आजकल मुझे बिना बताए शॉपिंग मॉल भी चली जाती हो। सुमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विकास को हो क्या गया है। उसने कहा, हाँ विकास, सुबह तुम्हारे जाने के बाद मेरी सहकर्मी का फ़ोन आया था। उसने बताया कि पुनीता मैडम का आज बर्थडे है, इसलिए स्टाफ की तरफ से सब लोग मिलकर एक गिफ्ट लेकर चलेंगे। मैंने माँ जी को बताया भी था कि आज मेरी स्कूल की एक मैडम का बर्थडे है, इसलिए शाम को पार्टी के लिए मॉल जाना है। लेकिन क्या माँ जी ने आपको बताया नहीं? सुमन ने प्यार से समझाते हुए कहा। लेकिन विकास गुस्से से बोला, अब माँ को बीच में मत घसीटो, और ये बताओ उस नीरज के साथ क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा? स्कूल के बहाने कहाँ जाती हो उसके साथ? ये सुन सुमन से रहा नहीं गया। उसने गुस्से से कहा, कुछ भी मत बोलो विकास, तमीज से बात करूं। तो विकास भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोला,
उसने तुम्हें उस दिन कार में क्या बिठा लिया? तुम तो करेक्टर लेस ही हो गई। सुमन अभी सहन शक्ति खो चुकी थी। उसने कहा, वो सिर्फ मेरा सहकर्मी है और उसके साथ मैं अकेली नहीं गई, पूरी मैडम उसी के साथ गई थी, समझे तुम? सुमन का इतना कहना हुआ कि विकास ने एक जोरदार तमाचा सुमन के गाल पर जड़ दिया और चिल्लाते हुए बोला, अब तू निकल जा मेरे घर से और कभी लौटकर मत आना, करेक्टर लेस है तू। विकास का ऐसा रूप देखकर सुमन डर गई और अपनी सास विमला जी के पास जाकर बोली, देखो माँ जी, मैंने सुबह आपको बताया था ना कि मैं आज मॉल जाऊंगी। आप समझाइए ना अपने बेटे को, वो मुझे घर से बाहर निकाल रहा है। तो विमला जी बोली, बहू मुझे बीच में मत घसीटो। सास के मुंह से यह सुनकर सुमन की आंखें भर आई। वो चुपचाप जाकर अपना सामान समेटने लगी और जाते समय विकास से बोली, एक बार फिर सोच लो विकास, मैं जा रही हूँ। पर विकास कहाँ उसकी सुनने वाला था। उसने गुस्से से कहा, हाँ जा और उस नीरज के यहाँ जाकर मर। पति की बातें सुनकर सुमन रोते हुए घर छोड़कर चली गई। दीदी, आपकी बेटी ज़्यादा ही जिद्दी हो गई है, अब आप ही उसे अंदर लेकर आओ। घर की मेड सावित्री की आवाज़ सुनकर सुमन अपने अतीत से बाहर लौटी और बड़बड़ाते हुए उठकर बाहर की ओर चल दी कि सच में ये बच्ची बहुत जिद्दी हो गई है। उसने बाहर जाकर देखा तो खुशी अम्मा जी के साथ हंस हंसकर खेल रही थी। सुमन ने उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और बूढ़ी अम्मा से बोली, अब आप जाओ, शाम हो गई है और अंधेरा भी होने वाला है। तो जैसे ही वो बूढ़ी अम्मा जाने के लिए खड़ी हुई तो उसे देखकर सुमन हैरान रह गई। उसने कहा, आप यहाँ? अम्मा की नज़रें भी कमज़ोर होने के कारण वो भी सुमन को पहचान नहीं पाई। फिर जब ध्यान से देखा तो वो भी आश्चर्य से बोली, तुम? कुछ देर तक वो सुमन को देखते रही और फिर बोली, माफ़ करना, चलती हूँ। सुमन ने कहा, रुको, चलो मेरे साथ अंदर आओ। तो अम्मा जी सुमन के पीछे पीछे अंदर चल दी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि सुमन की सास विमला जी थी। उसे अंदर ले जाकर सुमन ने कहा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? अम्मा जी कुछ देर तक मौन रही, फिर बोली, धक्के खा रही हूँ और क्या कर रही हूँ। कहते कहते अम्मा जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सुमन ने उसे पानी पिलाया और बोली, शांत हो जाइए और मुझे बताइए कि आप यहाँ कैसे आई। तो अम्मा जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अपने कर्म भुगत रही हूँ बेटा। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने बेटे विकास की शादी अपनी सहेली की बेटी प्राची से करवा दी थी। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके तेवर बदलने लगे और उसने मुझे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया। जब मैंने प्राची की माँ यानी कि मेरी सहेली शारदा से कहा कि प्राची मुझे पैरों की जुत्ती समझती है, तो वो भी यही बोली कि मेरी बेटी मॉडर्न है और अमीर घर की भी, तो उसे नौकरों से काम करवाने की आदत है। अब तुम्हारे यहाँ नौकर तो है नहीं और फिर तुम्हें भी तो अमीर घर की बहू चाहिए थी, इसलिए अब मेरी बेटी की इतनी सेवा तो करनी ही पड़ेगी। उसकी बात सुनकर मैं चुप रह गई, कर भी क्या सकती थी। दिन ऐसे ही बीतते रहे। एक दिन प्राची के पिता को बिजनेस में घाटा हो गया, तो करोड़ों का कर्ज चुकाने के लिए उसने अपना बंगला बेच दिया। इधर मेरे बेटे और प्राची ने हमारा घर बेच दिया और अपने सास ससुर के साथ बच्चों को लेकर दूसरे शहर चले गए, जहाँ प्राची के पिता का एक छोटा सा पुश्तैनी घर था। तो तुम्हें नहीं लेकर गए? सुमन ने बीच में ही टोकते हुए कहा। तो अम्मा जी बोली, विकास तो मुझे भी ले जा रहा था, पर प्राची ने कहा, इतने पैसे नहीं हैं कि मुझे भी पाल सके। वैसे भी ये किसी काम की नहीं है, अब बुढ़ी हो गई है, घर का काम भी नहीं होगा इससे। फिर क्या था, विकास ने मेरी तरफ देखा और कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, ये लो 5,000 रुपये, कहीं छोटा मोटा कमरा देख लेना। कहकर बेटा तो मुझे बीच सड़क पर ही छोड़कर चला गया। कहते कहते अम्मा जी फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद मन हल्का होने के बाद अपने आंसू पोंछते हुए बोली, फिर कुछ दिन बेटा ऐसे भटकती रही और फिर एक दिन
इस खिलौने वाले ने मुझे काम पर रख लिया। वो 2 वक्त का खाना दे देता है और 500 रुपये महीने के देता है। सुमन ने पूछा, रहती कहाँ हो? कमरा कहाँ लिया है? अरे बेटा, काहे का कमरा, दुकान के टेंट में ही सो जाती हूँ और साथ ही रखवाली भी हो जाती है। अब शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। कहते हुए अम्मा जी वहाँ से उठकर जाने लगी। तभी सुमन ने कहा, आप चाहो तो यहाँ रह सकती हो। अम्मा जी ने मुड़कर कहा, नहीं बेटी, मैं एक बार तो तेरा जीवन नरक बना चुकी हूँ, अब फिर से तेरे जीवन में कांटे नहीं बिछाना चाहती। ये सुन सुमन ने हैरानी से पूछा, मतलब क्या है आपका? मैं कुछ समझी नहीं। अम्मा जी यानी कि सुमन की सास विमला जी ने रोते हुए कहा, बेटा, तुझे घर से निकालने के पीछे मेरा ही हाथ था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक गरीब घर की बहू मेरे घर में आई, क्योंकि मेरे घर के हालात पहले से ही अच्छे नहीं थे। इसलिए मैंने अपनी बहू के लिए कुछ ख्वाब देखे थे कि विकास की शादी अच्छे घर में करूँगी। बहू जो दहेज लाएगी उससे अपने घर की हालत कुछ तो सुधरेगी। तुम्हारी शादी से पहले जब विकास को पहली तनख्वाह मिली तो वो मुझे बाजार ले गया और नई साड़ी दिलवाई। वहाँ मॉल में मेरी मुलाकात अपनी सहेली शारदा से हुई। मैं शारदा को देख दंग रह गई। वो बहुत अमीर हो गई थी। उसके पति का छोटा सा बिजनेस बहुत बड़ा हो गया था। शारदा अपनी बेटी प्राची के साथ आई थी। जब मैंने विकास को उन दोनों से मिलवाया तो प्राची विकास को देखते ही रह गई। कुछ देर साथ बैठे, बातें की, खाया पिया और घर चले आई। उधर प्राची ने जब से विकास को देखा था मन में बैठा लिया था कि इसके जैसा ही हैंडसम पति चाहिए। उसने अपनी माँ शारदा से कहा, मम्मी, आपको नहीं लगता क्या आपकी सहेली विमला आंटी का बेटा है तो गरीब पर बहुत हैंडसम है? क्यों ना आप मेरी शादी की बात उससे करें। वैसे भी आपको घर जमाई चाहिए और वो गरीब है तो आसानी से इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। आपको भी बैठे बैठे ही घर जमाई मिल जाएगा और मुझे विकास, वो पढ़ा लिखा भी है तो बिजनेस भी संभाल लेगा। प्राची की बात शारदा के मन में घर कर गई। उसने भी कहा, बात तो तू सही कह रही है, मैं कल ही विमला से बात करती हूँ। अगले दिन शारदा मेरे घर आई। उसने कहा, देख विमला, मुझे घुमा फिराकर बात करना नहीं आता। प्राची मेरी इकलौती बेटी है। मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। मुझे घर जमाई चाहिए। मेरी बेटी को तेरा बेटा बहुत अच्छा लगा तो क्या तुम विकास की शादी मेरी बेटी प्राची से करेगी? देख, ऐसा करने से तेरा और तेरे बेटे का भविष्य बदल जाएगा। मैं ये सुन हैरान रह गई। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही न रहा, क्योंकि मैं तो पहले से ही अच्छा दहेज लाने वाली बहू के सपने संजोकर बैठी थी। अब तो सोने में सुहाग हो गया था। मैंने जल्दी से कहा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं और विकास को भी कोई समस्या नहीं होगी इस रिश्ते से। प्राची जैसी पत्नी पाना हर किसी की किस्मत में कहाँ होता है। विकास को आने दो, मैं आज ही उससे बात करती हूँ। शाम को विकास जब कोचिंग से घर आया तो मैंने कहा, बेटा, आज मेरी सहेली शारदा आई थी। उसने बताया कि प्राची को तू बहुत अच्छा लगा और अब वो तुमसे शादी करना चाहती है। मैं इससे आगे कुछ कहती, विकास बोल पड़ा, अच्छी बात है माँ, पर अपनी सहेली से कह देना मैं उनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। विकास के मुंह से ये सुन मैं हैरान रह गई। मुझे उससे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने कहा, क्यों नहीं कर सकता तू उससे शादी? पैसे वाली है, हमारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, तुझे ये मामूली सी नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। तो विकास ने कहा, माँ, मैं सुमन से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। वो मेरे कॉलेज में पढ़ती थी, अब एक स्कूल में पढ़ाती है। उसके माँ बाप नहीं हैं। भाई भाभी ने उसे नौकरानी बनाकर रख दिया था, इसलिए अब हॉस्टल में रहती है। गरीब है पर दिल की बहुत अच्छी है। बेटे के मुंह से ये सुनकर मैं गुस्से से बोली, तो इस घर आई हुई लक्ष्मी को छोड़ तू किसी भिखारी को घर में लाना चाहता है? देखिए, प्यार वार ना 4 दिन के ढकोसले होते हैं। भूल जा उस सुमन को और प्राची से शादी कर अपना जीवन संवार ले। इतना सुनते ही
विकास ने गुस्से से कहा, माँ, मैं तो उसी से शादी करूँगा, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, और अब आप मुझसे इस बारे में कोई बात ना ही करें तो ही बेहतर है। कहकर वो घर से बाहर चला गया। मेरे अरमानों पर पानी फिर गया। अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी सहेली शारदा को फ़ोन करके बताया कि मेरे बेटे की आंखों पर तो सुमन नाम के प्यार की पट्टी बंधी है, वो कुछ देखना सुनना नहीं चाहता। ये सुन शारदा का दिल भी टूट गया, क्योंकि आज तक उसने अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी की थी, पर आज वो कुछ कर नहीं पा रही थी। मैं हमेशा से एक अमीर बहू की इच्छा रखती थी और मेरे ये अरमान पूरे भी होने वाले थे। यदि मेरा बेटा तुमसे शादी ना करके प्राची से शादी कर लेता, पर उसने मेरी बात न मानकर तुमसे मंदिर में शादी कर ली और तुझे घर ले आया, इसलिए तू मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। मैं जब भी विकास से तेरे बारे में कुछ कहती तो वो हमेशा तेरा ही पक्ष लेता। मैं हमेशा इसी उधेड़-बुन में रहती कि तुझे कैसे इस घर से निकालूं। तभी एक दिन मैंने विकास और तेरे बीच नीरज को लेकर हो रही बहस को सुन लिया। विकास को जो तुझ पर थोड़ा सा शक था, उसे मैंने यकीन में बदलना शुरू कर दिया। मुझे इस बात पर विकास को भड़काने का और मौका मिल गया। मैं रोज़ बात बात पर विकास को कहती, आजकल सुमन का चाल चलन कुछ ठीक नहीं है, फ़ोन पर भी लड़कों से बातें करती रहती है। पर विकास ने मेरी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जिस दिन तुम बर्थडे में गई थी, उस दिन मैंने मेरी सहेली से बता दिया कि सुमन बर्थडे पार्टी में जाने के लिए बोल रही थी। तुम शाम को आकर मेरे बेटे के सामने उसके बारे में झूठ साच बोल देना। शाम को विकास के घर आते ही शारदा भी घर आ गई और नमक मिर्ची लगाकर बोली, आज मैंने तुम्हारी बहू को एक लड़के के साथ शॉपिंग मॉल में देखा था। एक दूसरे के बहुत करीब बैठे थे और एक ही प्लेट में नाश्ता भी कर रहे थे। लग रहा था कि प्रेम प्रसंग चल रहा है। विकास भी सारी बातें सुन रहा था, पर वो अनसुनी कर अपने कमरे में चला गया। शारदा के जाने के बाद मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए विकास के कमरे के पास जाकर बड़बड़ाने लगी कि बहू आजकल बिना बताए बन ठन के किसी के भी साथ चली जाती है, पर किसी लड़के के साथ गुलछरे उड़ाने जा सकती है, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हे भगवान, यही मिली थी इस घर की बहू बनाने के लिए। इतना कहकर मैं वहाँ से बाहर आ गई और जैसे ही तुम घर में घुसी तो तुम दोनों का झगड़ा शुरू हो गया और तुम घर छोड़कर चली गई। ये देख मेरे सारे अरमान पूरे हो गए और तुमसे पीछा छूट गया, पर इन सब में विकास की कोई गलती नहीं थी। मैं ही तेरी दोषी हूँ, जिसकी सज़ा आज मैं भुगत रही हूँ। मुझे माफ़ कर दो बेटा। कहते कहते विमला जी फूट फूट कर रोने लगी। ये सब सुनकर सुमन हैरान रह गई। उसने कहा, जितनी गलती तुम्हारी है उतनी ही गलती तुम्हारे बेटे विकास की भी है। उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं था। बिना सोचे समझे ही मुझे घर से जाने को कह दिया और उसके बाद उसने पलटकर मुझे कभी ढूंढा भी नहीं। शर्म आती है मुझे अपने आप पर कि मैं ऐसे इंसान को पहचान ना पाई। विमला जी बोली, अच्छा बेटी, मैं चलती हूँ। तू हमेशा अपने पति और बेटी के साथ खुश रहना। यह सुनकर सुमन की आंखें भर आई। उसने कहा, क्या कहा आपने? पति? कौन सा पति? मैंने अब तक कोई शादी नहीं की है। मैं आपके बेटे जैसी नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर विमला जी हैरानी से बोली, तो वो बच्ची और ये आलीशान घर, ये सब किसके हैं? सुमन ने कहा, ये सब समय का खेल है। ये घर मेरा है और मेरी मेहनत का फल है, और वो खुशी मेरी ही बेटी है। ये सुन विमला जी की आंखें भर आई। वो धीमे स्वर में बोली, क्या वो बच्ची मेरी पोती है? सुमन ने कहा, हाँ, पर उसे पोती कहने का अधिकार अब आप खो चुकी हैं। तो विमला जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, फिर जब विकास ने तुझे घर से निकल जाने को कहा था, तब तूने क्यों नहीं बताया? सुमन ने कहा, उस समय मुझे भी नहीं पता था कि मैं गर्भवती हूँ। मुझे ये बात 1 महीने बाद पता चली थी। ये जानकर मैं बहुत खुश हुई थी और ये खुशखबरी मैं विकास को देने घर भी आई थी। मैं जानती थी ये खुशखबरी सुनकर
विकास भी बहुत खुश होगा और हम दोनों के बीच की सारी गलतफहमी खत्म हो जाएगी। पर जैसे ही मैं अंदर आने लगी तब मैंने विकास और प्राची के हंसने की आवाज़ सुनी। वहाँ तुम सब बैठकर बातें कर रहे थे। विकास और प्राची की शादी की बातें चल रही थी। मैंने प्राची को कहते हुए सुना कि जल्दी से तलाक दे दो, फिर हम शादी कर लेंगे। तो विकास ने हंसकर कहा, शादी कौन सी रजिस्ट्री करवाई है जो तलाक देना पड़े। ऐसे ही मंदिर में साधारण तरीके से की थी, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी जो मैंने पहले तुम्हारा रिश्ता ठुकरा दिया था और उस करेक्टर लेस से शादी कर ली। विकास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं चुपचाप वहाँ से चली आई और मेरा दिल विकास के लिए नफरत से भर गया। इस पर विमला जी ने कहा, पर तुम्हें एक बार बताना तो चाहिए था। सुमन ने कहा, अगर मैं बता भी देती और विकास मेरे बच्चे को नाजायज कह देता तो मैं क्या करती। कब तक उसे अपनी पवित्रता का यकीन दिलाती। और फिर एक बार यदि भरोसा टूट जाए तो उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और अपनी सहेली के घर चली गई और उसके पिताजी की कंपनी में नौकरी करने लगी। धीरे धीरे इन 5 सालों में मेहनत कर इस मुकाम पर पहुंच गई, क्योंकि मैं अपनी बेटी को उस गरीबी में नहीं देखना चाहती थी जिस गरीबी से मैं गुजरी थी। ये सुन विमला जी की आंसू से भरी आंखें शर्म से झुक गईं। कुछ देर कमरे में खामोशी छाई रही। फिर विमला जी ने कहा, बेटी, एक बार मैं अपनी पोती से मिलकर उसे गले से लगाना चाहती हूँ। उसके बाद तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी। तो सुमन ने हाँ में सिर हिला दिया। विमला जी खुशी के पास जाकर उसे गले से लगाकर रोने लगी और फिर आंसू पोंछते हुए वहाँ से जाने लगी। खुशी ने कहा, बाय बाय, कल फिर से खेलने आना। सुमन मन ही मन कुछ सोच रही थी। उसने पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहा, चाहो तो आप हमेशा के लिए यहाँ रह सकती हो और खुशी का ख्याल रख सकती हो, पर आप खुशी को ये कभी नहीं बताओगी कि आप उसकी दादी माँ हो, क्योंकि मैं अपना अतीत मेरी बेटी को कभी नहीं बताना चाहती। ये सुन विमला जी ने हाथ जोड़कर हाँ में गर्दन हिला दी। तो सुमन ने सावित्री को आवाज़ लगाते हुए कहा, सावित्री, अम्मा जी को ऊपर का कमरा दिखा दो और इन्हें अच्छे कपड़े दे दो। अब से वो यहीं रहकर खुशी की देखभाल करेंगी। ये देख विमला जी सोचने लगी कि मैंने इसके साथ कितना बुरा किया। ये चाहती तो मुझे यहाँ से भगा सकती थी, पर इसने मुझे माफ़ कर दिया। सच में इसका दिल बहुत बड़ा है। मेरे बेटे से तो लाख गुना अच्छी मेरी बहू है, जिसे मैं पहचान नहीं पाई। सच कहते हैं लोग, अमीर गरीब कुछ नहीं होता, इंसान को दिल से अमीर होना चाहिए। सोचते हुए विमला जी घर के अंदर आ गई और अपनी बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।